निकाल इनके बीच निकाल लेंगे बच्चों। कैसे? सबसे पहले तो देखो एक बात समझ में आई मेरे को, पी क्यू आर के बीच आपको दिखाई दे रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो अपना जो चैप्टर चला हुआ बच्चों वो है वेक्टर। तो वेक्टर की आपकी एक क्लास हो चुकी है और कल वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर्स क्या है और वेक्टर के टाइप बताए थे, इक्वल वेक्टर्स बताए थे और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन बताए थे, जिसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है एंड पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। तो हमने ये भी पढ़ लिया था कल कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है बच्चों मेरे पास में, जिसको आप बोलते हो, मान लो मेरे पास में एक वेक्टर ये है, इसको कोई आप ए वेक्टर बोल रहे हो, एक वेक्टर ये है मेरे पास में, कोई भी वेक्टर बी वेक्टर बोल रहे हो और इन वेक्टर्स के बीच कुछ एंगल है, मान लो थीटा। दो वेक्टर्स हैं आपके पास में, एक तो वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता था वो मैंने बताया था कैसे होता है। देखिए इस वेक्टर के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल यहाँ पर एक, यानी कि यहाँ पर क्या बना लीजिए बच्चों, एक पैरेललोग्राम बना लो आप, ठीक है ना। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग होता है। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर। ये मैंने आपको कल बताया था। फिर मैंने यही बताया था इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन से कि ये वेक्टर आपका अगर कोई बी वेक्टर है बच्चों, तो ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला जो कोई भी वेक्टर हो जाएगा, ये वाला, ये भी आपका कौन सा वेक्टर हो जाएगा, एक बी वेक्टर। कैसे? दोनों वेक्टर्स इक्वल लेंथ के हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है, अच्छी बात है, सेम डायरेक्शन है, पैरेलल है, यही तो कंडीशन होती है इक्वल वेक्टर्स की। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो बी वेक्टर तो ये बी वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर से, ये क्लोज लूप है और एक क्लोज लूप के अंदर लाइक वेक्टर्स का सम अनलाइक वेक्टर के सम के बराबर होता है। जैसे इन दोनों को लाइक बोल रहे हैं, सेम ऑर्डर में ना, तो इनको लाइक बोल रहे हैं, ये अपोजिट ऑर्डर का है, इन दोनों के अपोजिट ऑर्डर का है, तो लाइक वेक्टर का सम इज इक्वल टू अनलाइक वेक्टर। तो हमने ये आपको बताया था कि आर वेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, ये बताया था। अब दूसरी बात ये बताया था, ये रिजल्टेंट, ये तो वेक्टर आया, रिजल्टेंट वेक्टर आया है, हम चाहते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें हम डायरेक्ट, क्योंकि एक वेक्टर के पास दो क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन भी होती है और क्या होती है, डायरेक्शन। मान लो आपका आर वेक्टर है, अब मैंने ये बताया था कि ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है, ये मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात की जाए, मतलब आर की बात की जाए, तो वो वैल्यू आई थी हमारे पास में बच्चों अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। फिर ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच एंगल है। क्लियर है बात? ओके। अब आपको एक बात बताते हैं, ये हम कल पढ़ चुके हैं। तो हमने कल पढ़ा था बच्चों रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था अपने पास में, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। ये वाला मैं इस चीज को पूरी अच्छे तरीके से प्रूफ करवाऊंगा। देखो क्या आप प्रूफ करना चाहते हैं, ये देखते हैं। पहली बात तो ये, पहला केस ये बनता है यहां पर बच्चों कि अगर दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल मान लो थीटा है 90 डिग्री, कितना है, 90 डिग्री, तो उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा है 90 डिग्री। अब cos 90 जीरो होता तो पूरा फैक्टर जीरो हो गया, तो रिजल्टेंट हो जाएगा हमारे पास में दो वेक्टर्स का, वो आएगा बच्चों ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर
डायरेक्शन को देखेंगे हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना सीख रहे हैं दो वेक्टर्स का, क्लियर है? ओके, उसके बाद जैसे मैं एक सवाल कर लेता हूँ आपसे, मान लो मेरे पास में एक अच्छा सा सवाल ले लेते हैं। अच्छा क्या है हमारे पास में, एक तो ए वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है। एक वेक्टर है और एक बी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? इक्वल। दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? इक्वल है। मान लो ये कोई ए वेक्टर है आपका और ये आपका कोई भी मान लो बी वेक्टर है। इसमें मैं कह देता हूँ कि अगर इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, किसी के इक्वल है, मान लो हमारे पास में किसके इक्वल है, कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं जैसे अल्फा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ठीक है? ओके, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो इक्वल है, वो किसके भी इक्वल है? अल्फा के ऊपर। तो हम कहते हैं कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो कैसे? अब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री है। अब इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान है। क्या फॉर्मूला? अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ए की वैल्यू अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, मतलब 2 अल्फा स्क्वायर बच्चों, यानी कि √2 इंटू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया अल्फा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अगर यहाँ पर हम उसकी डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? बताता हूँ आपको। मैंने बताया था इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो आप, इसके इक्वल, इसके भी पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग होगा, इस ये आपका कोई इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा लिया √2 टाइम्स अल्फा। ये रिजल्टेंट वेक्टर इस ए वेक्टर के साथ मान लो कुछ एंगल बना रहा है बीटा। अगर ये बीटा निकालना तो भी निकाल देंगे। कैसे मैं आपको बताता हूँ, ये लेंथ कितनी है यहाँ से लेके, ये कौन सा वेक्टर? बी वेक्टर है, तो ये भी कौन सा वेक्टर होगा बच्चों? ये भी आपका एक बी वेक्टर। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखिए इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन से ये दोनों साइड इक्वल लेंथ की होती है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, सेम डायरेक्शन मैंने ले ली और पैरेलल भी होती है, तो ये बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर से। अच्छा भाई, तो इस ट्राइंगल से आप टेंजेंट बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, और यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या है हमारे पास में, ये तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बाय ये लेंथ कितनी होगी? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और आप जानते हो दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, और इक्वल किसके इक्वल दिया गया है आपको? अल्फा के इक्वल। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया 1, मतलब बच्चों हमारे पास में टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 आया। और टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि 10 45 डिग्री की वैल्यू ही 1 होती है। 10 45 डिग्री की वैल्यू ही 1 होती है। क्लियर है? समझ में, सवाल समझ में आ रहा है? ठीक है ना? पहले मैंने बताया दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का, हो सकता है दो वेक्टर्स आपके पास में हो, उनका डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो और उनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो बच्चों आपको सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं तो कहता हूं आपको ये याद होना चाहिए, बस समझ आ रही बात? आपको ये याद होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आज हम करने वाले हैं इसके ऊपर बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, और जेई एडवांस ने 2017 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा था बच्चों, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब 2019 में 20 में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लें बच्चों। ये था केस नंबर 1। अच्छा, अब दूसरा केस क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि दो वेक्टर्स का, ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, हम चाहते हैं कि उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम चाहते हैं और मिनिमम चाहते हैं। तो मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ये देखो। पहले कोई भी दो वेक्टर आपको जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है ए एंड बी, इसको तो चेंज नहीं कर सकते आप, इसको चेंज नहीं कर सकते। इसमें क्या चेंज कर सकते हो, इन दो वेक्टर्स के बीच का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, इन दो वेक्टर के बीच का हम एंगल चेंज कर सकते हैं।
अब एक केस मैंने पढ़ा दिया आपको, एंगल जब 90 डिग्री होता है। एक बात बताते हैं, कोस थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। दिस इज द रेंज ऑफ कोस थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। आप थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करते चले जाओ, कोस थीटा की वैल्यू आपको -1 से 1 के बीच, या -1 या -1 या -1 से बड़ा, 1 या 1 से छोटी मिल सकती है, इससे छोटी वैल्यू नहीं मिल सकती। मतलब कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होगी, तभी तो रिजल्टेंट जो होगा वो मिनिमम होगा। समझ आ रही बात है? हम इस रिजल्टेंट को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं बच्चों। और ये मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब कोस थीटा मिनिमम होगा। और कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1। और ये रिजल्टेंट आप मैक्सिमम करना चाहते हो, मीन्स कोस थीटा वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम वैल्यू कोस थीटा की कितनी आपके पास में, 1 है। कितनी है, 1। क्लियर है? तो यही दो केस हम देखते हैं। केस नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, अगर थीटा आप ले लेते हो 0 डिग्री, कितना ले लेते हो, 0 डिग्री, मीन्स 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि आपका जो ए वेक्टर है और आपका जो बी वेक्टर है वो बच्चों कैसे है, पैरेलल। कैसे हैं, पैरेलल। समझ आ रही बात? पैरेलल का मतलब जैसे ऐसा सोचो, मैं आपसे ये बोलता हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। इधर देखिए आप, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास में एक स्मूथ सरफेस पर यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में 2 फोर्स लगाए जाते हैं। F फैक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन, ये F1 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। इस तरीके से 2 फोर्स लगाए जाते हैं और फोर्स 2 वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अगर 2 वेक्टर सम करना होता है तो आपको वेक्टर एल्जेब्रिक मेथड से इसको ऐड करना पड़ता है, न कि डायरेक्ट। समझ में आ रही बात? वेक्टर मेथड से ऐड करना पड़ता है इसको, ठीक है ना। वेक्टर मेथड से कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। अगर दोनों के बीच एंगल 0 है, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों, देखते हैं। √a² + b² + 2ab cos 0। अब cos 0 वैल्यू 1 होती है, तो रिजल्टेंट जो बचा हमारे पास में वो बच गया बच्चों a² + b² + 2ab। और ये फॉर्मूला हमारे पास में किसका फॉर्मूला बच्चों, a + b का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो r की वैल्यू अपने पास में आ गई a + b। और ये हमारे पास में रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। याद रखना आप, ये मैक्सिमम वैल्यू अपने पास में। 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब उनके बीच का एंगल 0 होगा। मीन्स ये देखिए, इन दोनों वेक्टर्स के बीच दोनों फोर्स जो लग रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 0। तो यहाँ पर जो इस बॉडी के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा होगा, जो नेट फोर्स लग रहा होगा, तो वो बच्चों लग रहा होगा F1 + F2, F1 + F2 लग रहा होगा। डायरेक्ट ऐड कर दो आप, मैंने वेक्टरली इसको ऐड किया है। अब सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्ट ऐड कर दो ना, क्योंकि मेरे को मेथड पता लग गया। अब a + b होगा, सेम डायरेक्शन में है, तो क्लियर है ना बात। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आपको कब मिलता है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। अब आगे से ना कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है या फोर्स है, ठीक है ना, कुछ भी, कोई भी लीनियर मोमेंटम है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, और आप किसी बॉडी के ऊपर वो एक्ट हो रहे हैं, मतलब लग रहे हैं, तो अगर वो सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्ट ऐड कर दो, सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब केस नंबर बच्चों 3। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी आपको, मिनिमम वैल्यू मिलेगी बच्चों आपको जब cos थीटा वैल्यू -1 होगी। कितनी होगी, -1। ओहो, केस नंबर 3, अगर यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लिया जाए, मतलब ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, तो उस टाइम पे जो रिजल्टेंट होगा बच्चों कोई 2 वेक्टर का, वो हो जाएगा a² + b² + 2ab
कोस थीटा, थीटा 180 एंड कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है बच्चों। तो -1 वैल्यू यहाँ पर पुट करते हो आप, तो वैल्यू आएगी अपने पास में, रिजल्टेंट आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ab। और ये बच्चों एक फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया बोलो, a माइनस बी का होल स्क्वेयर, कंप्लीट द स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो r की वैल्यू आपको मिल गई है a माइनस बी। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनकी मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है। अब मिनिमम वैल्यू तो जीरो भी हो सकती है ना बच्चों, कब हो सकती है जीरो, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो रिजल्टेंट तो उसका जीरो हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ मेरे ऊपर 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है, 10 इधर लग रही है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल है, 180 डिग्री एंगल है और इक्वल मैग्नीट्यूड है, मतलब ए वेक्टर का मोड इज इक्वल टू बी वेक्टर का, मतलब दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब एफ माइनस एफ दैट इज जीरो। मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, कोई फोर्स नहीं लग रही है। क्या मेरी बात क्लियर है, इतना समझ में आया? ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है ना, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे बीच में, हम आपको कराऊंगा। हाँ, अब दो वेक्टर्स की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता लगी, ए प्लस बी डायरेक्ट निकाल सकते हो, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी होती है, ठीक है ना, डायरेक्शन पर भी बातें करेंगे। तो आज लेके आए हैं बच्चों इसके ऊपर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को करते हैं, जो भी कंसेप्ट्स होंगे आपके बीच में हम आपको सिखाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, हाँ यहाँ से करते हैं, बिल्कुल आसान सवाल, और बिल्कुल मैं आपको बता चुका हूँ, आपको बिल्कुल अगर कंसेप्ट आता कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। देखिए आप, जैसे द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक तो है वेक्टर ए, एक वेक्टर है बी, एंड आर वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है अगर, तो ये कह रहा जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हाफ है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हाफ है बच्चों। आगे कहता है, डायग्राम दे रखा है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, 120 होगा, 150 होगा, 135 होगा, या नन ऑफ दिस होगा। समझे ध्यान से क्वेश्चन को, क्या दे रखा था आपको, समझे ध्यान से बच्चों। एक तो दे दिया ए वेक्टर, जैसे ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर आपका कोई एक वेक्टर बी है, बी ऐसे हो सकता, वैसे तो होगा नहीं, ऐसे 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 किसी भी एंगल पे होगा, ताकि उन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इस ए वेक्टर के तो परपेंडिकुलर, ये कन्फर्म है। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। तो ए मान लो बी आपका ये रहा, बी वेक्टर आपका ये रहा, समझ आ रही है बात, क्लियर है ना, ठीक है ना, ये बी वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये है जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। पहले तो मैं आपको एक बात कंफर्म कर देता हूँ, देखिए जरा ध्यान से, एक मिनट में रब कर देता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, इन दोनों रिजल्टेंट किधर होगा बच्चों, इस वेक्टर के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ, इसके पैरेलल भी यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा बच्चों कुछ इस तरफ। बट ये कहता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका, वो इस ए वेक्टर के, ये जो अपना ए वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर ऐसे, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर ये होना चाहिए
वो ऐसे, वो ऐसे, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ना कि ये। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आपको ये पॉइंट यहां से मिला देना चाहिए। समझे ध्यान से, मैं बताता आपको, ठीक है ना। ये अब आपका बी वेक्टर कैसे होगा? बी वेक्टर आपको बनाना इसके पैरेलल, मतलब ऐसे, और इसके पैरेलल यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम आपके पास बना। मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फिर से पढ़ते हैं। आपको डायग्राम देगा, ये क्वेश्चन में डायग्राम आपका मिलेगा आपको। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर आपका? बी वेक्टर है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये रिजल्टेंट ए और बी का रिजल्टेंट ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यानी कि आर वेक्टर का जो मोड है, मैग्नीट्यूड है, वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हाफ है। तो इनके बीच का आपको एंगल कैलकुलेट करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। मीन्स ये एंगल आपका, अगर मैं मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे अल्फा मान लिया, ये आपका है 90 डिग्री, तो आपको फाइंड आउट करनी अल्फा प्लस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। चलो करते हैं कैलकुलेट। कैसे करते हैं? सबसे पहले आप अल्फा एंगल निकालना, बस मकसद आपका क्या? अल्फा एंगल निकाल लो आप। अगर आपका अल्फा एंगल मिल गया, कहानी बन गई। अब आपको एक बात तो कंफर्म हो चुकी होगी, ये एक पैरेललोग्राम है और ये एंगल आपका अगर 90 डिग्री है, देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये 90 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 90। तो बिल्कुल आसान सवाल हो गया। तो आपको एक बात ध्यान से देखें, ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रही है आपको, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आपकी, ये 90 डिग्री का ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में अल्फा के अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री अपोजिट में हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस हो गया। तो आपको किस में रिलेशन पता है? आर और बी में। तो ये जो आर का जो मैग्नीट्यूड है, आर बाय बी, आर बाय बी किसके बराबर होगा? देखिए जरा ध्यान से, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूस, बिकॉज अल्फा के अपोजिट में परपेंडिकुलर, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है? कॉस थीटा, मतलब कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना होगा? कॉस अल्फा। अच्छे सवाल करेंगे बच्चों आज हम, कोस अल्फा। अब आर का मैग्नीट्यूड आपको देगा b/2, कितना दे रखा है? b/2, या b इक्वल टू 2r, तो रख देते हैं r/2r इज इक्वल टू कॉस अल्फा। r से r कैंसिल, तो कोस अल्फा की वैल्यू बची 1/2। अल्फा की किस वैल्यू पर 1/2 एंगल होती है, वैल्यू होती है इसकी? वो होती है बच्चों 60 डिग्री पर। cos 60 इज 1/2, cos 60 इज 1/2। अल्फा पता लग गया सवाल में? क्लियर? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो अब आपका जो आंसर था वो था अल्फा प्लस 90 डिग्री निकालना, मतलब आपका आ गया 60 प्लस 90, मतलब आंसर हो जाएगा बच्चों 150। दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच से एंगल आपको कैलकुलेट करना था। ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों इसमें। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा? बी। चलो बच्चों क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम तो बड़ी दुखी। चलो बच्चों समझ आ रहा है ना? ठीक है ना? अच्छे क्वेश्चन है ना? हो सकता है आपको थोड़े से मुश्किल लगे। चलो बच्चों हमारे पास में थोड़ी टेक्निक्स की जो है वो कमी है, ठीक है ना? ऐप हमारे पास है नहीं बच्चों। चलो अब एक क्वेश्चन देखो, द रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। अब कोई भी दो वेक्टर हैं, देखिए ध्यान से, लेट टू वेक्टर, एक तो ए वेक्टर मान लेता हूं, एक बी वेक्टर। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। आपको दे रखा है ए एंड बी, सॉरी स्मॉल ए दे रखा है, ये स्मॉल बी, कोई बात नहीं। इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा बच्चों इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2ab cos थीटा जानते हैं।
बट ये तो कहता था रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मेरा कहने का मतलब ये क्या कि इस दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है ना मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, यस सर, a प्लस बी। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है पता है कि नहीं पता, बोलो, a माइनस बी। इनका रेशो दे रखा है आपको बच्चों, आर मैक्स बाय आर मिनिमम की वैल्यू 3:1 है। कितना रेशो, 3:1 है। नाउ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, अब ए वेक्टर का मोड निकालना है। देखिए तो आर मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास में है बच्चों a प्लस बी, और ए आर मिनिमम की a माइनस बी इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करे तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू, इसका इसके साथ करो a प्लस बी। अब a को इधर ले आओ, a इधर आके माइनस का हो जाएगा 3a माइनस a कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 3b को उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा 3b और b कितना हो गया 4b, 2 2 जा 4, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2b। मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना ये तो इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा है इसका बच्चों, करेक्ट आंसर कौन सा है, b। कौन सा है, b इज द करेक्ट आंसर बच्चों। समझ आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से आ रहा है ना, ठीक है ना। हाँ नोट करना हो तो आपको इसको नोट करते चले जाएं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तुम तो बड़े धोखेबाज हो, चलो धोखेबाज नहीं। अभी कहता दो फोर्स हैं, टू फोर्सेस H इक्वल टू F। दो फोर्स हैं, मान लो F1 और F2 दोनों F के इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आपको कोई फोर्स दे रखा है और फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको F। एक्ट एज शोन इन फिगर, एक डायग्राम दिया गया है कुछ ऐसे, मतलब एक पार्टिकल है ऐसा सोचो, एक फोर्स ऐसे लग रहा है F और एक फोर्स ऐसे लग रहा है ये F। ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है। अभी कहता है देयर रिजल्टेंट इज, कितना होगा, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक। तो आपको कैलकुलेट यानी कि दो वेक्टर का, अरे सर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। थीटा बताएं कितना है, थीटा आपका बोलोगे बच्चों कि सर 60 डिग्री है, पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। बट वो आपका आंसर गलत होगा, आंसर गलत होगा, ठीक। दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है यहाँ पर थीटा, और ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं है बच्चों। अब वेक्टर्स के बीच का जो ये एंगल होता है थीटा, यहाँ पर जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये ध्यान में रखें। थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर डायरेक्शन के बीच। अब देखिए जरा आप ध्यान से, अब ए वेक्टर तो ऐसे है, देखिए जरा बी वेक्टर तो ऐसे है, ये तो आपका है बी वेक्टर, कोई भी मान लो ये एक वेक्टर है। अब दूसरा वेक्टर ये 60 डिग्री है ना आपका। रियलिटी में इस वेक्टर की, जिसका मैग्नीट्यूड एफ ही दे रखा है, इसकी डायरेक्शन तो इधर है ना, आप देखिए ध्यान से, इस वेक्टर की तो डायरेक्शन तो इधर है और इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। तो इन दोनों, एक इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन के बीच का एंगल तो ये होगा ना। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। दो वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल चाहिए। अब इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो तो इधर है ना बच्चों, इधर है, इधर है, और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन के बीच का ये एंगल लेना है आपको, ना कि 60। तो थीटा कितना है बताइए यहाँ पर, ये कितना, ये 60 है, तो ये कितना बचेगा 120, पूरा 180 का होता है। तो रिजल्टेंट आ जाएगा इसका, बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर, प्लस 2 बी cos 120। अब cos 120, अगर आपने ट्राइग्नोमेट्री यानी कि फर्स्ट क्लास आपने नहीं की, फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ आप उसको एक बार देख लें, ठीक है ना, क्योंकि आगे भविष्य में आपको और भी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं।
ठीक है, अभी तो मैथमेटिकल पोर्शन चला हुआ, बाकी कुछ नहीं चला हुआ। देखिए मैंने आपको ये बताया हुआ है कि cos 120 डिग्री को आप लिख सकते हो cos 180 माइनस 60 डिग्री। वहाँ पर प्लीज़ आप देख लीजिए, मैंने आपको ये बताया हुआ कि cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कोस थीटा होता है। ये कैसे आया था मैंने आपको सिखाया हुआ, अभी या बीच में नहीं लेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इसको लिखेंगे माइनस कोस थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर इज -1/2। cos 120 वैल्यू -1/2 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो रिजल्टेंट जो आया वो देखिए f² प्लस f² प्लस f इंटू f², क्योंकि देखिए 2f², ठीक है, प्लस में ये हो गया 2f², 2f², इसकी वैल्यू होती है -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्टेंट जो बचा हमारे पास में वो बचा 2f² माइनस इंटू प्लस माइनस f²। अब 2f² में से f² गया तो f² बचा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स f, नेट फोर्स कितना है बच्चों f, नेट फोर्स कितना है बच्चों f। आंसर मैच करो, b इज द करेक्ट आंसर बच्चों, b इज द करेक्ट आंसर। अब 60 डिग्री पुट करते, cos 60 वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का सॉरी a² प्लस b² प्लस a भी बन जाता, मतलब ये वैल्यू आती √3f, जो कि आंसर है सी मिलता, और यही करते आप। नहीं, दो वेक्टर्स की डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है, ये बात ध्यान रखें आप, दो वेक्टर्स की डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है ये, ठीक है ना। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर आपको कुछ नोट करना है तो कर सकते हो यहाँ से बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है, कुछ चीज़ें सीखने का आपको मिलेंगी क्वेश्चन से। ये कहता है कि वेक्टर ए इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, वेक्टर ए इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज 60 डिग्री अबोव द एक्स एक्सिस। ध्यान से देखें, मान लो कोई भी ये वाई एक्सिस मान लेता हूँ, ये एक्स मान लेता हूँ। अभी कोई एक वेक्टर ए है और वो एक्स एक्सिस के ऊपर 60 डिग्री ऊपर है, मतलब ये यहाँ से ये उसका मान लेते हैं टेल है कोई, और ये वेक्टर है कोई, रियलिटी में ये वेक्टर है कोई, ये आपका ए वेक्टर है, और ए वेक्टर की जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर, मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, समझ भाई। और ये कितना ऊपर है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है बच्चों, कितना है 60 डिग्री। ओके, अबोव द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। वेक्टर बी इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, बी वेक्टर है, उसका भी मैग्नीट्यूड आपको कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज 60 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस। अब वो इस एक्स एक्सिस से 60 डिग्री नीचे ऐसे, अब इसकी जितनी लेंथ है ये, इसकी लेंथ भी उतनी बना हुआ, लेंथ इक्वल दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ ठीक। बी वेक्टर क्योंकि लेंथ सेम है ना दोनों की, और ये 60 डिग्री ऐसे नीचे, यह है। वेक्टर इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज 60 डिग्री अबोव द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेक्टर बी 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज 60 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस इन फोर्थ क्वाड्रेंट। द सम ऑफ द ए प्लस बी वेक्टर, सम ऑफ यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब इनका रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा और किधर होगा, ये ऑप्शन आपको दिए गए। देखते हैं, अब देखिए एक ये वेक्टर है, इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन बनाते हैं, देखिए इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ से एक लाइन बना लो इस तरीके से, इसके पैरेलल बिल्कुल, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, इनके बीच एंगल हो गया 120, कितना हो गया 120। रियलिटी में ये एंगल तो आपको लगभग 90 से भी कम दिखाई दे रहा है, दोनों बीच का होना चाहिए 120, तो रियलिटी में ये एंगल 60 से ज़्यादा है, तो 60 से ज़्यादा कुछ ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, और ये भी 60 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तो कुछ ऐसा होना चाहिए एंगल,
समझ में आ रही बात? ये होना चाहिए ए वेक्टर 60 डिग्री एंगल, ये ऐसा होना चाहिए, और ये भी हमारे पास में 60 डिग्री से 60 डिग्री का दिखाई देना चाहिए, मतलब ऐसा लेंथ है इतनी होनी चाहिए इसकी। क्लियर है बात है? ठीक है, लेंथ ये हो गया अपने पास कोई भी वेक्टर। अब ये भी 60 है और ये भी 60, दोनों रिजल्टेंट निकालना बच्चों। आपको एक काम करना है, इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो इस तरीके, कितनी लंबी? 2 सेंटीमीटर। यहाँ से भी इसके पैरेलल यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करोगे आप। तो बाई सिमेट्री आप समझ सकते हो, बाई सिमेट्री आप ये समझ सकते हो, ये एंगल 60 है, तो इस पैरेललोग्राम का दूसरा जो वर्टेक्स है, अपोजिट वर्टेक्स, वो एक्स एक्सिस पर ही होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो, जैसे मैं कहता हूँ ये वेक्टर है एक और एक वेक्टर ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखनी है आपको किधर होगा। तो मैंने बताया था आपको करना क्या है, इस वेक्टर के पैरेलल यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करो और इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो, मतलब ऐसे। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इस पैरेललोग्राम के डायगोनल का लॉन्ग होगा। मैं वही यहाँ पर भी वही कह रहा हूँ, इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, इसके पैरेलल यहाँ पर करी, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा अब वो इस पैरेललोग्राम के इस डायगोनल के लॉन्ग इधर होगा, ये इधर होगा। समझ में? दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। और इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, वो रिजल्टेंट कितना होता है अपने पास? रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना रिजल्टेंट वेक्टर का, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, बोलो क्या होता है? √a², मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब b वेक्टर के मोड का स्क्वायर, वो भी आपको 2 दे रखा है, 2 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा कितना है? 120, क्योंकि a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल तो ये लेना है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल पूरा लेना है। और मैंने अभी बताया आपको कि cos 120 की वैल्यू -1 होती है। सोल्व कर लेते हैं, cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है बच्चों, अभी भी किया। यहाँ पर -1/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 स्क्वायर, तो -2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट बचेगा 2 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? 4 का स्क्वायर रूट कितना आया? 2 सेंटीमीटर। यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये जो आर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना बच्चों? 2 सेंटीमीटर। एंड इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग बच्चों यूनिट वेक्टर आई कैप यूज कर सकते हो। रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर होगा, वो होगा 2i कैप। क्या होगा? 2i कैप। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर है और डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप देख लो। फर्स्ट 2 सेंटीमीटर, ये भाई सही है, बी में भी 2 सेंटीमीटर, चारों में 2 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड सही है। अब पहला ऑप्शन कहता है कि अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्या रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव वाई की तरफ है? नो, दैट इज रॉन्ग। क्या रिजल्टेंट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, बाकी तो गलत ही है। दूसरा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड? कोई दो फोर्स हैं बच्चों, देखिए दो फोर्स, मान लो दो फोर्स हैं, एक तो F1 और एक है F2, दो फोर्स, दो एफ वेक्टर। अब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड? और इनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, मान लेते हैं किसके इक्वल है? F के इक्वल है। सच दैट देयर रिजल्टेंट इज ए 1/3 ऑफ आइदर। 1/3 ऑफ आइदर का मतलब शायद सुनिए, दो फोर्स हैं, मैं कह रहा हूँ, एक तो किसी पार्टिकल पर मान लो F1 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मान लो F के इक्वल। अब दूसरी बात ये कहता है हमारे पास में, सच दैट देयर रिजल्टेंट इज, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज 1/3 ऑफ आइदर।
1/3 ऑफ आइदर, मतलब इस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है और इनके मैग्नीट्यूड का 1/3 है। आइदर ऑन द फोर्सेज, ये कहता है आइदर ऑफ द ओरिजिनल फोर्सेज, ठीक है ना। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर फोर्सेज, तो आपको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा मेरे को पता ही नहीं दोनों वेक्टर के बीच का कितना, F1 और F1 F2 पुट करना ना, मैंने इनके बीच का एंगल थीटा मान लिया, पता ही नहीं। अब r की जगह क्या रख सकते हो आप बच्चों, f/3 इज इक्वल टू f और f हो गया बच्चों ये 2f², और ये हो जाएगा +2f², यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ना, 2, चलो लिख लेता हूँ एक बार, 2f² cos थीटा, स्क्वायर रूट को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी f²/3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू, यहाँ से 2f² कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 2f² कॉमन लेने पर cos थीटा। अब f² से f² तो कैंसिल हो गया, 2 को इधर ले आइए आप, तो 1 + cos थीटा की जो वैल्यू बची अपने पास में वो बची 1/18, तो इधर ले आए ना हमें, अब 1 को भी उधर ले जाते हैं बच्चों, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/18 - 1, तो cos थीटा की वैल्यू मिली बच्चों हमें 18, मल्टीप्लाई करो ना, एलसीएम लो 1 - 18/18, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू आया माइनस का 17/18, थीटा इज इक्वल टू बच्चों cos को इधर ले जाओगे तो हो जाएगा इनवर्स, cos इनवर्स माइनस का 17/18, दिस इज द आंसर। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, F1 और F2 के बीच का एंगल, तो A इज द करेक्ट आंसर बच्चों, A इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज, चलो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारे पास में दो इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, दो इक्वल फोर्स हैं, हैव देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर, मतलब दो कोई इक्वल फोर्स हैं, मान लो F1 और F2 दो फोर्स हैं, एक तो F1 और एक तो है F1 और एक F2, दो फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मान लो किसके इक्वल है, F के बराबर है। ठीक है, टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, एंड इन दोनों वेक्टर्स का, दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो भी किसके बराबर है, इन्हीं के बराबर है, मतलब किसी एक के बराबर है। एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइंड, तो वो किस एंगल पर एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड होंगी, मीन्स उनके बीच का आपको क्या कैलकुलेट करना है, थीटा कर दो, थीटा कैलकुलेट कर दो। आसान सवाल है बिल्कुल, कैसे। अब दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला बिल्कुल आसान, क्या बोलो, बार बार यही चीज़ रिपीट हो रही है, a² + b² + 2ab cos थीटा, थीटा ही निकालना है। अब रिजल्टेंट कितना है, f इज इक्वल टू a² मतलब F1 F2 मतलब f² बच्चों + f² + 2ab, F1 f × f मतलब f² cos थीटा, तो f² हो जाएगा, स्क्वायर रूट को तो ले आओ, स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू f², 2f² और इसमें से 2f² क्या ले लिया जाएगा, कॉमन, तो यहाँ बचेगा बच्चों, कर लेना सोल्व, 1 + cos थीटा, अभी किया था, f² ने f² को मार दिया, इधर बचा हमारे पास में 1, 2 को इधर ले आइए, 1/2 इज इक्वल टू 1 + cos थीटा, तो बच्चों cos थीटा की वैल्यू आई 1/2 -1, यानी कि सोल्व करोगे cos थीटा की वैल्यू आई -1/2। अब cos थीटा वैल्यू -1/2, एक बात बताते हैं आपको, ये था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों, ये था आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये था आपका थर्ड और ये था आपका क्वाड्रेंट फोर्थ। मैंने आपको ये बताया था कि cos थीटा की वैल्यू जो नेगेटिव होती है वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है या थर्ड में होती है, क्योंकि cos थीटा यहाँ पर भी पॉजिटिव यहाँ पर भी होता है। अब cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, -1/2 है, तो cos थीटा यहाँ पर भी लाई कर सकता है और यहाँ पर भी लाई कर सकता है।
दो यहाँ पर ये एंगल आपको पता है 0, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270, ये हो गया 360। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो बड़ी काम की वीडियो है, बार बार यूज हो रहा है, तो आप देख लीजिए उसको पक्का। तो आप दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो सकता है बच्चों? 180 तक हो सकता है। आप कहूँगा मैं एक वेक्टर ये है आपका मान लो, और एक वेक्टर ये है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल ये है। अब एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ये ऐसा हो गया, तो दोनों वेक्टर के बीच का कितना हो गया? 180 हो गया। अगर मैं कहता हूँ ये वेक्टर ऐसा न होके ऐसा होता, तो क्या ये एंगल लेते हैं हम दो वेक्टर के बीच का? नो, तो हम दोनों वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का ये छोटे वाला एंगल लेते हैं। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 या 180 से लेस हो सकता है। और यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आई, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है और थर्ड में भी हो सकता है। थर्ड में एंगल 180 से बढ़ा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो जाएंगे नहीं, तो अपना -1/2 इसका मतलब इसमें होता है। और यहाँ पर कोस थीटा, तो इसको यहाँ पर एंगल जो होता है उसको लिखते हैं 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा। आप माइनस साइन को भूल जाओ, 1/2 किस एंगल पे होती है? 60 डिग्री पे। और ये हमने अभी भी निकाला भी था भाई बच्चों, याद भी होना चाहिए ये। कोस 180 माइनस 60 इज इक्वल टू -1/2 होता है बच्चों। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 180 माइनस 60 यानी कि 120। और मैंने बताया भी था, ये याद भी रखो आप। कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2। समझ आ रहा है ना? नोट करो, नोट करने की चीज़ें हैं वो नोट करनी है, जो भी नोट करने की चीज़ें हैं वो नोट करो बच्चों। लंबी क्लास तो नहीं होगी ना? चलो कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो देखते हैं। कहता है कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5। दो फोर्स हैं बच्चों। मान लो एक तो फोर्स है F1 और एक फोर्स है F2, दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो दे रखा है आपको, यानी कि F1 रेशियो F2, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 3:5, मतलब 3:5। गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो आपको दे रखा है 28 न्यूटन। इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लाइनेशन इज 60 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है वो 60 डिग्री है। मतलब ऐसा सोचो, हमारे पास में जैसे किसी पार्टिकल पर इधर एक फोर्स लग रहा है F1, कितना बोलो? 3x। इधर एक फोर्स लग रहा है F2, कितना लग रहा है? 5x। क्योंकि F1 और F2 दो फोर्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है। तो F1 फोर्स को 3x मान लिया, F2 को कितना मान लिया? 5x। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का, दोनों फोर्स के बीच का एंगल आपको 60 डिग्री देता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या लिखा जाएगा? रिजल्टेंट लिखा जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये लिखा जाएगा ना। और इनके बीच का जो रिजल्टेंट है बच्चों वो कितना है? 28 निकाला। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो आपको F1 की वैल्यू क्या होगी, F2 की वैल्यू क्या होगी, ये कैलकुलेट करना, कर देंगे। F1 की वैल्यू कितनी? 3x। पुट करो बच्चों, 3x का स्क्वायर मतलब 9x²। F2 वैल्यू 5x, 25x² प्लस 2F1 इंटू F2 cos 60 वैल्यू 1/2 होती है, इज इक्वल टू हो गया 28 बच्चों। 2 ने 2 को मार दिया, ये हो गया 15x² 15x² और 25 49x² हो गया, इज इक्वल टू 28। आप जानते हैं इसका स्क्वायर रूट 7 होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट 7x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। x की वैल्यू आ गई। अगर x की वैल्यू आ गई तो F1 कितना माना था आपने? 3x, x की वैल्यू 4, तो ये आया 12 न्यूटन। F2 की वैल्यू बताओ? 5x, ये आया 20 न्यूटन। दिस इज द आंसर। आपको F1 और F2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना था, आपको F1 और F2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना था मेरे प्यारे बच्चों। आगे की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखे आपको और लास्ट सवाल आज का, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं बच्चों, देखो 2 कॉलम्स दे रखे हैं, मैं ये दे रखे हैं आपको, 2 कॉलम्स दे रखे हैं और मैंने आपको ये बिल्कुल, जब आपको वेक्टर पार्ट नंबर 1 के अंदर तो बिल्कुल वेक्टर बता रहा था मैं, उसकी डायरेक्शंस जब बता रहा था आपको, उस टाइम पर ये सवाल मैंने करवाया था आपको, ठीक है ना। देखिए आपको ये दे रखा है, बताते हैं सबसे पहले, ये नॉर्थ है, ये डायरेक्शन साउथ हो गई, वेस्ट ईस्ट, ओके। दूसरा भी कुछ ऐसे ही दे रखा है, समझ जाना आप, ये नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, ठीक है। नंबर 3 पे भी आपको ऐसे ही दे रखा है और नंबर 4 पे भी, थोड़ा सा छोटा बना ले क्या, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है ना आपको, दिखाई दे रहा है, ओके। देखिए ये है नॉर्थ, ये है साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सब ऐसे ही है। तो एक वेक्टर ऐसे दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है, इसमें ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री है, ये भी एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, ये एंगल इसमें देखिए ये भी आपको 30 डिग्री दे रखा है और इसमें ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ओके। 1 2 3 4 कॉलम 1 और ये कॉलम 2 के अंदर, ये कॉलम 1 था आपका, 2 के अंदर आपको दे रखा है ए, ऑप्शन ए 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, बी 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सी 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, डी 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है ना। डायरेक्शन आपको बतानी बच्चों, कोई खास बात नहीं, ध्यान से देखिए आप, ये डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, ये किसके बीच है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन है वेक्टर की, तो इसकी डायरेक्शन आप बोलोगे ये कितना एंगल है 30 डिग्री, अब किसके साथ है, ईस्ट के साथ, तो ऑफ ईस्ट, बट उससे पहले नॉर्थ लेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री किसके साथ, ईस्ट के साथ, तो ऑफ ईस्ट, इसे बताइए, इधर वेस्ट है, ये कौन सा है, नॉर्थ, अब एंगल किसके साथ, नॉर्थ के साथ, तो लिखो 30 डिग्री वेस्ट, क्या लिखोगे इसमें 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऑफ एंगल किसके साथ बना रहा है ये वेक्टर, नॉर्थ के साथ, तो ऑफ नॉर्थ आएगा, ये बात ध्यान रखें। अब इधर देखिए नॉर्थ ईस्ट, आप मेरे को बताओ ये जो वेक्टर आपका किसके साथ एंगल बना, नॉर्थ के, तो ऑफ नॉर्थ बट ईस्ट, तो आप लिखोगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसको बोलो, इधर क्या है वेस्ट और इधर क्या है साउथ, एंगल किसके साथ, वेस्ट के साथ, डायरेक्शन किधर है, साउथ की तरफ, तो आप बोलोगे 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ऑप्शन मिला लो आप, ऑप्शन मैच करवाओ आप इसके, ठीक है ना। 1 के साथ 1 का आंसर क्या, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये बी, तो फर्स्ट को बी ऑप्शन हो गया, बी के लिए बी करेक्ट है 1 के लिए। सेकंड के लिए देखो 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट ये रहा ऑफ नॉर्थ, ये क्लियर है ना। थर्ड के लिए देखो कौन सही है, 30 डिग्री ईस्ट, सॉरी 30 डिग्री ईस्ट किधर है भाई, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये रहा ए। 4 नंबर का बोलो कौन सा है,
ऑफ वेस्ट है, साउथ ये रहा, बाकी तो ये बच गया एक, यही ऑप्शन होगा। क्लियर है ना? तो ये आपको मैचिंग करने थे बच्चों, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, लास्ट का क्वेश्चन था। अब बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस 2017 के अंदर पूछा गया, और क्वेश्चन क्या था वो देखिए बच्चों क्या है। क्वेश्चन ये कहता है कि 3 वेक्टर्स पी वेक्टर, देख रहे हैं आप, ये पी वेक्टर है, मान लो कोई पी पॉइंट है, ओरिजिन को पी से मिलाया गया है, तो ये वेक्टर मिल रहा है आपको पी वेक्टर। एक क्यू वेक्टर भी है, जो इस क्यू पॉइंट को मिलाने से ये वेक्टर मिल रहा है, दैट इज क्यू वेक्टर। एक आर वेक्टर, पी पॉइंट और क्यू को मिलाने से ये जो वेक्टर मिल रहा है ना, ये पूरा वेक्टर, ये कोई आर वेक्टर है, तो ये पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, ये आर वेक्टर है पूरा। एच shown in figure, let S be any point on the vector R। तो इस पूरे R वेक्टर के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, इसके ऊपर ये पूरा R वेक्टर है बच्चों, इसके ऊपर यहाँ पर कोई S पॉइंट माना गया। S be any point on the vector R, the distance between the point P and S। तो जो P पॉइंट है और S पॉइंट है, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, इस पूरा R वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसका b टाइम्स है। b टाइम्स की वैल्यू, जैसे b की वैल्यू 1/2 हो सकती है, तो r/2 हो गया, जैसे अगर मिड में हो गया तो कुछ भी है, इनके बीच की डिस्टेंस ये दे रखिए। द जनरल रिलेशन अमंग वेक्टर्स p, q एंड s, तो ये p वेक्टर, q वेक्टर और s वेक्टर, जो s पॉइंट को मिलाया गया नहीं वेक्टर, ये s वेक्टर, इनके बीच का आपको रिलेशन निकालनी है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो देखिए क्या हुआ, बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें घबराएं मत। p, q, s के बीच आपको रिलेशन निकालनी है। रियल में क्या है, जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जैसे कि ए ऑप्शन आपका दिस इज इक्वल टू s वेक्टर, s वेक्टर, s वेक्टर एंड दिस इज द s वेक्टर। ये क्या है, ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे ऑप्शन आपको दिए गए थे रिलेशन आपको निकालने इनके बीच। निकाल लेंगे बच्चों कैसे? सबसे पहले तो देखो एक बात समझ में आई मेरे को, पी क्यू आर के बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये P वेक्टर है कोई, ये आपका कोई Q वेक्टर है, और ये कोई आपका R वेक्टर दिखाई दिया। P वेक्टर, Q वेक्टर और R वेक्टर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देख लीजिए ना आप, ये P वेक्टर हो गया, ये Q वेक्टर हो गया, ये R वेक्टर, और ये क्लोज लूप बन रही है। क्लोज लूप के अंदर मैंने आपको बताया था कि लाइक वेक्टर का जो सम होता है वो अनलाइक वेक्टर के सम के बराबर होता है। ये देख रहे हैं आप, सेम ऑर्डर में है, P वेक्टर, R वेक्टर, तो इन दोनों का सम इसके अपोजिट वेक्टर के सम के बराबर होगा, यानी कि P वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर। एक बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी बात, हमारे पास में ये मैग्नीट्यूड दे रखा है, एक बात सोचिए ध्यान से, ये PS, ये जो पॉइंट P है और ये S है, रियलिटी में ये डिस्टेंस आपको दे रखे, मतलब अगर मैं इसको एक वेक्टर मान लूँ, ध्यान से देखें, अगर मैं इसको एक PS वेक्टर मान लेता हूँ, तो PS वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड इसका आपको दे ही रखा है, ये इंटू यूनिट वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या ले लेते हैं, आर कैप। क्या ले लेते हैं, आर कैप। क्या ले लेते हैं, आर कैप। तो बच्चों ये आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के लिए क्या ऐसे लिखा जाता है कि उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए। ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, बी आर वेक्टर। देख रहे हो आप, बी टाइम्स कुछ है ना, तो बी आर वेक्टर आ गया ना, बी आर वेक्टर। तो ये वेक्टर आया आपके पास। अब ये एक बात देखिए ध्यान से, ये देखिए जो आपको ये पी पॉइंट दे रखा है, एस पॉइंट दे रखा है, और ये कोई आपको पी वेक्टर दे रखा है, ये आपको कोई एस वेक्टर दे रखा है, और ये वेक्टर पी एस। तो इसमें इन दोनों का सम मतलब पी एस वेक्टर और प्लस पी वेक्टर, सेम ऑर्डर में ना, पी वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, एस वेक्टर होगा ना। अब पी एस प्लस पी, आपको एस वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। एस वेक्टर की वैल्यू ये मिलेगी, तो एस वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं पी एस वेक्टर की, और पी एस वेक्टर की वैल्यू कितनी मिली आपको, ये मिली है यहाँ से। अब यहाँ से पुट कर देता हूँ, देखिए यहाँ से, तो पी एस की जगह पुट कर दिया मैंने बी आर वेक्टर प्लस पी वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर। किसके बीच रिलेशन चाहिए आपको, एस वेक्टर, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर।
आर वेक्टर नहीं चाहिए मेरे को, आर वेक्टर नहीं चाहिए, तो आपको आर वेक्टर की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। तो आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, यहां पे रख दीजिए बस। तो बी आर वेक्टर कितना बोलो, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर प्लस कितना है, पी वेक्टर है, इज इक्वल टू क्या है, एस वेक्टर, इज इक्वल टू क्या है, एस वेक्टर। क्लियर है ना बात है। अंदर क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों हमारे पास में जो एस वेक्टर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखिए बी क्यू वेक्टर माइनस बी पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर, इन दोनों में से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, इन दोनों में से पी वेक्टर कॉमन है, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ -1, यानी कि 1 माइनस बी टाइम्स पी वेक्टर, पी वेक्टर कॉमन ले लेते हैं ना, यहाँ 1 बचेगा माइनस बी और प्लस कितना है, बी क्यू वेक्टर। तो यही रिलेशन आपको फाइंड आउट करनी थी। ऑप्शन देख लीजिए, 1 माइनस बी पी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सॉरी बच्चों ये ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया, 1 माइनस बी था यहाँ पर, क्लियर है ना। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, 1 माइनस बी पी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना था, ग्रेड एडवांस 2017 के अंदर पूछा गया था। सवाल बहुत सारे हैं बच्चों, बट टाइम काफ़ी हो चुका है। तो लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन पर हमने आज बहुत सारे सवाल देखे हैं, और भी सवाल बहुत सारे कर सकते थे। अब पिछले साल भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20 के अंदर, 19 के अंदर, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, काफ़ी पहले भी आए हुए क्वेश्चन हैं। तो बाकी कुछ लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद, मेरी तरफ से आपको सबको ऑल दी बेस्ट।